जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 20th ऑफ दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। और दोस्तों, पीयर कंपैरिजन कर ये भी समझेंगे कि इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है। और दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। सो फ्रेंड्स, एलिन्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1969। सो फ्रेंड्स, 50 प्लस ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस कंपनी के पास है। एंड एलिन्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। तो दोस्तों, ये एक तरीके से ईएमएस प्रोवाइडर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है। एंड द कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस for major brands of lightings, fans, and small kitchen appliances in India, and is one of the largest fractional horsepower motors manufacturer in India. तो दोस्तों, कंपनी का बेसिकली बिजनेस मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब इसमें दोस्तों इसका काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें लाइटिंग्स, फैंस, स्मॉल किचन अप्लायंसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साथ ही दोस्तों, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर जो मोटर है उसमें ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एंड द एलिन्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड manufactures and assembles a wide array of products and provide end-to-end product solutions. The company serves under both original equipment manufacturer and original design manufacturer business models. अब दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल में दो अलग अलग तरीके के काम कंपनी करती है। पहला तो जो ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो भी कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर का काम भी कंपनी करती है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था कि कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। अब दोस्तों, इसमें पहला है एलईडी लाइटिंग्स, फैंस, स्विचेस इंक्लूडिंग लाइटनिंग प्रोडक्ट्स, एयर एंड टीपीडब्ल्यू फैंस एंड मॉड्यूलर स्विचेस एंड सॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करना। साथ ही दोस्तों, स्मॉल अप्लायंसेस सच एज ड्राई एंड स्टीम आयरन्स, टोस्टर, हैंड ब्लेंडर्स, मिक्सचर ग्राइंडर्स, हेयर ड्रायर एंड हेयर स्ट्रेटनर की भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर में तो कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि यूज किया जाता है मिक्सचर ग्राइंडर में, हैंड ब्लेंडर में, वेट ग्राइंडर में, चिमनी में, एयर कंडीशनर में, हीट कन्वर्टर या फिर टीपीडब्ल्यू फैंस में। और दोस्तों, कई सारे और भी मिसलेनियस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। आप दोस्तों पिक्चर्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि वो एलईडी लाइटिंग्स हो या फैंस या फिर डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और डिफरेंट किचन रिलेटेड अप्लायंस की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। तो काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब दोस्तों, अगर इंडस्ट्री वाइज बात की जाए तो काफी सारी इंडस्ट्रीज को भी कंपनी कैटर करती है, जिसमें दोस्तों आता है डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री, लाइटिंग, टूलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भी कंपनी कैटर करती है। अब दोस्तों, इसका क्या फायदा होता है कि मान लीजिए कि आगे चल करके किसी एक इंडस्ट्री में किसी रीजन वर्स कोई अफेक्ट पड़ता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू पैसा आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कंपनी कैटर कर रही है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी इसी वजह से इसमें रहने वाली है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए है कि कंपनी काफी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी की कहां-कहां है, तो विच आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बादी हिमाचल प्रदेश एंड वरना गोवा। आप मैप में भी देख सकते हैं कि कंपनी की स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस कहां-कहां है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के। And friends, company also has a centralized R&D center in Ghaziabad, Uttar Pradesh, focusing on the research and development of all aspects of OEM and ODM model, including conceptual sketching, design refining, and generating optional features and testing. अब दोस्तों, इस तरीके की जो कंपनी होती है जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उनको समय के साथ काफी डेवलप होना पड़ता है, इवोल्यूशंस काफी ज्यादा और चेंजेस काफी ज्यादा आते रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। या फिर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां हैं जो कि ओईएम और ओडीएम मॉडल्स पे काम करती हैं, उन्हें समय के साथ काफी इवॉल्व करना पड़ता है, अपनी टेक्नोलॉजीज को एडवांस करना पड़ता है, डिजिटलाइजेशन आजकल काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो कंपनी उनको आर&डी में काफी फोकस करना पड़ता है, और ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी का आर&डी में काफी ज्यादा फोकस है। अब दोस्तों, अगर बात करें कि कंपनी कितने क्लाइंट्स को कैटर करती है, तो दोस्तों ये नंबर
2020 में 327 का था, 2021 में 387 का था, 2022 में 342 का था और अभी तक 7 महीनों में मतलब अक्टूबर के महीने तक साल 2022 में ये फिगर है 297 कस्टमर्स तक। तो दोस्तों काफी रेपुटेड क्लाइंट्स को कंपनी कैटर करती है और काफी ज्यादा एक ब्रॉड क्लाइंट बेस भी कंपनी के पास है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसमें दोस्तों काफी रेपुटेड नाम भी है, जैसे उषा जो कि फैंस और वॉशिंग मशीन्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसे भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। साथ ही दोस्तों फिलिप्स है या फिर मिंडा है, हेवल्स है, एलजी है, बजाज है, हनीवेल है। तो दोस्तों इस तरीके की जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें भी कंपनी कैटर करती है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। And EMS market in India is valued at rupees 2,65,400 crores in 2021 and is estimated to value by 2026 by rupees 9,96,300 crores with a CGR of 30.3%। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ईएमएस मार्केट है उसकी जो वैल्यू 2021 में है वो 2,65,400 करोड़ की है, जो कि बढ़ करके 2026 तक ही ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ये बढ़ने वाली है और ये 9,96,300 की होने वाली है। मतलब इसमें जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहने वाला है ये 30.3% से बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इसका जो फायदा है ये इस तरीके की कंपनी जो एलेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इस तरीके की कंपनी को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट साइज की बात करें तो एलेंस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैज अ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 12% इन 2022। अब दोस्तों इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके डेवलपमेंट का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि अब जैसे मिक्सचर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई, फैंस हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया है। तो दोस्तों जब इस तरीके की जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड आगे चल करके बढ़ने वाली है और इस तरीके की कंपनी जिसका ओवरऑल मार्केट शेयर ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में 12% का है, तो दोस्तों जब इस तरीके की डिमांड ये कंपनीज कैटर करेंगी तो इनमें भी काफी अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल नजर आ रहा है एंड इज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन एलईडी लाइटनिंग एंड फ्लैश लाइट विद ईएमएस मार्केट शेयर ऑफ 7%। तो दोस्तों अगर हम एलईडी लाइटिंग्स की बात करें या फिर फ्लैश लाइट की बात करें तो इसमें भी कंपनी का 7% का मार्केट शेयर है एंड ऑल्सो वन ऑफ द की प्लेयर्स इन स्मॉल अप्लायंसेज वर्टिकल विद ईएमएस मार्केट शेयर ऑफ 10.7% इन 2021। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिया में काफी अच्छा मार्केट शेयर कंपनी के पास ऑलरेडी है, कंपनी काफी अच्छा मार्केट शेयर को ऑलरेडी होल्ड कर रही है और दोस्तों आगे चल करके ये नंबर बढ़ता हुआ भी दिखेगा और जिस हिसाब से डिमांड और सीएजीआर परसेंटेज से जो डेवलपमेंट दिख रहा है कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी के जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो ये 397.73 करोड़ के थे साल 2019 में, जिसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला, ये हुआ 387 करोड़ का साल 2020 में। अब ये टाइम दोस्तों पैंडेमिक का था तो सारी ही इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ा था। अब उसके बाद से फिर से ग्रोथ कंपनी के टोटल एसेट्स में देखने को मिली है और ये फिगर अब तक 589 करोड़ का हो चुका है। अब दोस्तों अगर वहीं टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 829 करोड़ का टोटल रिवेन्यू जनरेट किया था साल 2019 में, इसमें भी साल 2020 में फॉल था, 786 करोड़ के रह गए थे, उसके बाद 864 करोड़, फिर 1094 करोड़ और सितंबर क्वार्टर तक साल 2022 में ये फिगर था 604 करोड़ का। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव ग्रोथ कंपनी के टोटल रिवेन्यू में देखने को मिल रही है, अदर देन जो पैंडेमिक का ईयर था साल 2020 को अगर हम छोड़ दें तो। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 29 करोड़ का था, फिर 27 करोड़, 34 करोड़, 39 करोड़ और दोस्तों अभी तक सितंबर क्वार्टर तक ये फिगर था 20.67 करोड़ का। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव ग्रोथ इसमें भी देखने को मिली है, अदर देन अगर हम बात करें साल 2020 की जो कि पैंडेमिक का टाइम था। अब दोस्तों टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 86 करोड़ से बढ़ करके 102 करोड़ की हो गई है, फिर भी डेट कंपनी के पास बहुत ज्यादा नहीं है, मार्जिनल डेट है जो कि कंपनी पे कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स दोस्तों स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर कंपनी के वैल्यूएशंस एंड मार्जिन की हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का 9.59 का है जो कि काफी बढ़िया है। पी रेशियो दोस्तों 22 to 25 के अप्रॉक्स है, जिसे हम जब पीयर कंपैरिजन करेंगे तो जरूर चेक करेंगे। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 12.92% का है, नैव इसका 74 का है, आरओसी दोस्तों ये ऑफर करती है 15.82% का, एबिटा दोस्तों 7.31 का है जो कि डिसेंट है, काफी बढ़िया तो नहीं है। डेट टू इक्विटी दोस्तों 0.32 की है जो कि मार्जिनल है, इसे कंपनी आराम से पे कर सकती है। अब दोस्तों पीयर कंपैरिजन कर ये भी समझते हैं कि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी का जो आईपीओ है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो दोस्तों इसी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करने वाली जो दो मेन कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है मार्केट में, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस। तो चलिए दोस्तों इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जिसका दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ा है, 23,984 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी है, उसका दोस्तों पीई रेशियो जो है कंसोलिडेटेड डेटा वाइज ये है 103 का। वहीं दोस्तों कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लेकर के आई है वो है 24 to 25। तो दोस्तों काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अब दोस्तों दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर एम्बर एंटरप्राइजेस की बात की जाए
तो दोस्तों इसका जो पीई है ये भी कंसोलिडेटेड डेटा वाइज 52.74 का है। उस वाइज अगर इससे भी कंपेयर किया जाए दोस्तों तो कंपनी काफी अंडर वैल्यूड अपने आईपीओ को लेकर के आई है। और बड़े दिनों बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो कोई मेन लाइन का आईपीओ आया है जो कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आया है, मतलब काफी अच्छे चांसेस और स्लॉट लिस्टिंग गेन्स के लिए कंपनी ने छोड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड हम अगर बात करें। अब दोस्तों किसी भी कंपनी में सिर्फ प्रोज नहीं होते, कॉन्स भी होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी रहते हैं, तो इन्हें भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन्हें भी एक एक कर समझ लेते हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो पहला है हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फर्म ग्रिप ऑन मार्केट पोजीशन इन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग लीडरशिप इन मोटर्स विद फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में तो ये मार्केट लीडर है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, वहीं दोस्तों काफी सारी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है जो कि काफी स्टेबिलिटी कंपनी को प्रोवाइड करवाता ही है। अब दोस्तों अ कंपनी अप्रोच that is less risky and consequences of product diversification। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि कई सारी इंडस्ट्रीज को तो ये कंपनी कैटर करती है, वहीं जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा वास्ट है, काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है। तो ये भी काफी कंपनी को लेस रिस्की बनाता है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है स्टेब्लिश्ड कनेक्शन विद सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बेस। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि काफी अच्छा क्लाइंट बेस है कंपनी के पास, काफी सारे रेपुटेड क्लाइंट्स है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। हाई लेवल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन लीड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्लाइंट रिटेंशन। अब दोस्तों क्योंकि कंपनी 50 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, तो प्रोडक्टिविटी में कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर प्रोडक्ट क्वालिटी और क्लाइंट रिटेंशन की बात करें तो काफी अच्छे क्लाइंट्स हैं, काफी रेपुटेड क्लाइंट्स कंपनी के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, तो ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। एंड हैज अ सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल अचीवमेंट्स दैट इज कंसिस्टेंट। अब दोस्तों जैसा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स में चेक किया था कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, कंपनी काफी अच्छी प्रॉफिट्स और रेवेन्यू मेकिंग कंपनी है। तो दोस्तों ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों अगर कॉन्स की बात करें तो देयर इज नो सर्टेनिटी दैट कंपनी विल एबल टू कीप डूइंग बिजनेस विद इट्स न्यू और करंट once contract are completed this may have a negative impact on profitability and operational outcomes। अब दोस्तों कंपनी वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन कंपनी के जो कई सारे क्लाइंट्स हैं वो अभी न्यू है या फिर करंट फेजेस में है, मतलब अब इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पता नहीं कितने साल के होने वाले हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्लाइंट्स वापस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डील्स बनी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये एक थोड़ा रिस्क वाला फैक्टर इस तरीके की कंपनीज के साथ जरूर होता है। एंड द बिजनेस डिपेंड ऑन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, देयरफॉर एनी इंटरप्शन टू देयर ऑनगोइंग एक्टिविटीज वुड सिग्निफिकेंटली हार्म देयर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। अब दोस्तों जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं ये कंपनी की 3 ही जगह पर स्थित है, वो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में है और दोस्तों साथ ही गोवा में है। तो दोस्तों अगर इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज में मतलब अगर गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं या फिर उस जगह पर पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लाई में या किसी और चीज में मुश्किलात आती है, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा हार्म करेगी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन होता है कंपनी का उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। एंड रिलायंस ऑन आउटसाइड सप्लायर्स व्हिच रिजल्ट्स इन टाइम टेबल डिलेज एंड इंक्रीज input cost if the company does not make the best use of skilled backward integration to advance and support the business। अब दोस्तों होता क्या है कि कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड फोलियो है उसमें कंपनी काफी तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब उसमें जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो सामान लगता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से कंपनी कैटर करती है, कंपनी से लेती है। तो ये जो छोटे छोटे सामान होते हैं जिनसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, अपना जो मेन सप्लाई है, जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम, तो ये कई बार क्या होता है इसमें डिले भी होता है और कई बार रेट वगैरह में मार्जिन में दूसरी जो छोटी कंपनियां हैं वो काफी ज्यादा इसको हाई कर देती हैं, तो ये भी अफेक्ट कंपनी के कॉस्ट में देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों टाइम डिले भी इस वजह से हो सकता है, तो ये भी एक रिस्क वाला फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उनमें काफी ज्यादा रहता है। एंड द ईएमएस सेक्टर इज क्विकली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। अब दोस्तों जो ईएमएस सेक्टर है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये काफी इवॉल्विंग सेक्टर है, इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता रहता है समय के साथ साथ, तो कंपनी को भी जो अपने ओईएम रिलेटेड टास्क हैं या ओडीएम रिलेटेड डिजाइनिंग रिलेटेड जो टास्क हैं उसमें समय के साथ इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी करना होगा और एडवांस भी करना होगा, तभी कंपनी सस्टेन कर पाएगी। और दोस्तों टेक्निकल नॉलेज कुड नॉट बी सफिशिएंटली सील्डेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी but rather solely by secrecy which can't keep information secret for very long time। अब दोस्तों ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि कई सारे अनऑथराइज्ड लोकल प्लेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कई बार उसकी सेम कॉपी मार्केट में बहुत जल्दी आ जाती है, तो समय के साथ इवॉल्व भी करना होगा, जिस हिसाब से डिमांड आती है उस हिसाब से ओईएम और ओडीएम वाले टास्क भी करने होंगे और अपनी जो सीक्रेसी है उसे भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, तो ये वाला रिस्क फैक्टर भी कंपनी के साथ रहेगा। पर दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो 50 साल से पुरानी एक कंपनी है जो कि अब तक सस्टेन करते आई है और कंपनी का इंडिया में मार्केट साइज भी काफी अच्छा कंपनी होल्ड करती है। तो दोस्तों इस वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है।
अब दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात की जाए तो पहला पॉइंट जो है वो जो कंपनी ने दिया है वो है रिपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। अब दोस्तों ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के पास जो थोड़ा सा डेट है उसे भी कंपनी पे करने वाली है, रिपेमेंट करना चाहती है जो पैसा कंपनी आईपीओ के थ्रू रेस करेगी उससे, ताकि कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी बन सके। एंड सेकंड पॉइंट है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग अवर एक्जिस्टिंग फैसिलिटी एट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एंड वरना गोवा। अब दोस्तों एक फैसिलिटी जो है इसकी वो है हिमाचल प्रदेश में, और बाकी जो दो फैसिलिटीज हैं जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बेस्ड है और वरना गोवा बेस्ड है, अब दोस्तों उनको दोनों को ये एक्सपेंड करना चाहती है, दोनों ये एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को, तो ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आईपीओ 20th ऑफ दिसंबर को ओपन होगा और 22nd ऑफ दिसंबर कंपनी की आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू की बात की जाए तो ₹5 पर शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है, 234 से 247 का प्राइस बैंड है, लॉट साइज इसका 60 शेयर्स का रहने वाला है दोस्तों। वहीं अगर इशू साइज की बात करें तो 475 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 175 करोड़ फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल इसमें 300 करोड़ का है, जो कि काफी ज्यादा है। ये स्टेक शेयर होल्डर्स के खाते में जाने वाला है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है। लिस्टिंग इसकी एनएसई और बीएसई दोनों में ही होने जा रही है। क्यूआईबीज का कोटा इसमें 50% का रिजर्व किया गया है, वहीं एनआईआईज का एचएनआईज का 15% का है, और रिटेल कैटेगरी में भी काफी ज्यादा और काफी अच्छा कोटा रिजर्व किया गया है 35% का। अब दोस्तों अगर आईपीओ रिलेटेड टाइम टेबल की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि 20th ऑफ दिसंबर को ओपनिंग डेट है, वहीं इसकी क्लोजिंग 22nd ऑफ दिसंबर को रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको 27th ऑफ दिसंबर को पता चलेगी। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28th ऑफ दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 29th ऑफ दिसंबर को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों इसकी लिस्टिंग 30th ऑफ दिसंबर को होने वाली है। अब दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट के लिए यानी 60 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगने वाला है वो है 14,820 रुपीज का। अब दोस्तों अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की हम बात करें तो दोस्तों प्री इशू में ये होल्डिंग थी 53.98% की, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 32.93% की रहने वाली है। ये फिगर अगर 50 to 55 से ऊपर रहता तो काफी एक डिसेंट फिगर होता। थोड़ी कम प्रमोटर्स होल्डिंग है, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में भरोसे को दर्शाती है कि प्रमोटर का कितना भरोसा है कंपनी में, तो दोस्तों ये थोड़ी सी अब कम नजर आ रही है पोस्ट इशू के बाद। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है जो हमें चेक करना होता है, जिससे हमें डिमांड का भी आइडिया लगता है, साथ ही ये भी आइडिया लगता है कि ये कंपनी हमें कितने लिस्टिंग गेंस दे सकती है। तो दोस्तों वो फिगर है जीएमपी। अब दोस्तों इस कंपनी का अभी जीएमपी चल रहा है 42 के अप्रॉक्स, मतलब अभी से लिस्टिंग गेंस ये शो कर रही है 17% के। और दोस्तों अभी आईपीओ आने में, इशू ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम है, तो दोस्तों इस हिसाब से ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड कंपनी की देखने को मिल रही है। और दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी का काफी अच्छा मार्केट साइज भी है, फंडामेंटली भी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और दोस्तों काफी पुराना अच्छा खासा बिजनेस भी है कंपनी का। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी को ट्रैक में रखना होगा। वहीं अगर लिस्टिंग गेंस की बात की जाए या फिर आईपीओ में एप्लीकेशन की बात किया जाए तो दोस्तों हम लास्ट डे जो कि 22nd ऑफ दिसंबर रहने वाला है आईपीओ के एप्लीकेशन या फिर बिडिंग के लिए, इस दिन फाइनल डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। और दोस्तों मार्केट को भी चेक करते रहेंगे कि मार्केट कैसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी पर ध्यान देकर के हम फाइनल डिसीजन 22nd ऑफ दिसंबर को लेंगे। और दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है, और दोस्तों काफी अच्छे स्लॉट भी कंपनी ने छोड़े हैं लिस्टिंग गेंस के लिए, तो हो सकता है कि कंपनी काफी अच्छी लिस्टिंग गेंस बना करके दे। अब दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करते हैं, डेडिकेटेड सिंगल वीडियो बना करके उन्हें कवर करते हैं और समय से अपडेट्स करते रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। दोस्तों आपको हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।